हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकाश शर्मा और आप सब लोग देख रहे हैं मैथ्स बाय आकाश शर्मा चैनल को। प्यारे बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था यूपीएसआई बैच। पहली क्लास हम पढ़ चुके हैं जिसमें आपने पढ़ा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज सेकंड क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने कल पढ़ा बच्चों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्यूब पढ़ना। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो क्यूब वाली कहानी है ये आपके पेपर में तो काम आएगी, आपको पेपर में तो निकालना पड़ेगा क्यूब, लेकिन आज मैं जो आपको तरीका सिखाने वाला हूं ये आपके लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं होने वाला। देखो, मैं अगर ये कहता कि रिलेवेंट होने वाला है, मैंने कल कहा था कि आपको याद करने हैं क्यूब। मैं हालांकि सिखा के चलूंगा लेकिन इसको आपको एग्जाम में बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है, क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ने सिखाया नहीं तो पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी सिखाने की। भाई मैं सिखाऊंगा पूरा, लेकिन फिर भी बोलूंगा कि आप इसका इस्तेमाल पेपर में नहीं करेंगे। मैं आपको कुछ क्यूब्स बताऊंगा जो आपको याद करने हैं और वो पेपर में आपके 100% यूज हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्यूब निकालना। एक एक नंबर मैं मान लेता हूं कि 41 मेरे पास, मुझे इसका क्यूब करना है। मुझे किसका क्यूब करना है बच्चों? 41 का। कल अगर आपने कल की क्लास देख ली है तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था ए और बी के रूप में आप इसको ब्रेक करेंगे। तो मैंने ब्रेक कर दिया, ये ए लिख दिया मैंने और ये लिख दिया मैंने इसको बी। अच्छा बच्चों, तो आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? पहला स्टेप सुनिए, क्या करेंगे आप। फर्स्ट स्टेप में आपको ये जो ए और बी है इसको आप ए बाई बी की फॉर्म में आप इसको लिख लीजिए। ए की वैल्यू कितनी आई? 4। बी की वैल्यू कितनी आई? 1। मैंने इसको लिख लिया। साइड में मैंने लिख लिया पहले स्टेप में ए बाई बी की फॉर्म में इसको लिख लिया। अब सबसे पहले मैं बी का क्यूब करूंगा। आप मुझे बता सकते हैं 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। अब आपने क्या करना है, इस 4/1 में ध्यान से सुनो मेरी बात। ये जो आपने बी का क्यूब किया है ना, बी का क्यूब जो आपने किया है इसकी आपको सक्सेसिव मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है? ध्यान से सुनना। सेकंड स्टेप है आपका। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, बी क्यूब की सक्सेसिव मल्टीप्लाई करनी है। सक्सेसिव मल्टीप्लाई करना है आपको, मतलब क्रमागत रूप से गुणा करनी है। किसमें? बी बाई ए में, सॉरी ए बाई बी में। किसमें मल्टीप्लाई करनी है? ए बाई बी, जो हमने अभी ऊपर लिखा है ए बाई बी में आपको इसकी सक्सेसिव मल्टीप्लाई कर देनी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो ध्यान से समझना बच्चों। मैंने कहा बी क्यूब आपको करना है। बी क्यूब करने के लिए, बी क्यूब करने के बाद मान लो 1 था हमारे पास, 1 का क्यूब आया 1। आपने क्या करना? 3 बार सक्सेसिव मल्टीप्लाई करनी है 4/1 में। तो चलो 1 की गुना, इस 1 की गुना, ध्यान से देखना इधर, इस 1 की गुना अगर मैं इस 4 में करता हूं तो 4 आएगा कि नहीं आएगा? 4 आएगा। और फिर कितना आएगा? फिर 4 की गुना 4 में करूंगा, फिर इस 4 की सक्सेसिव मल्टीप्लाई करूंगा, 4 चौक 16, फिर 16 की 4 से करूंगा, 16 चौक 64। यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर है? अगर यहां तक की कहानी आपको बिल्कुल समझ में आ गई है तो आप आगे की कहानी समझिए। देखो दोबारा समझ लो। 1 की 4 में गुना करी 4 आया, 4 की 4 में गुना करी 16 आया, 16 की 4 में गुना करी 64 आया। यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर। अब क्या करना है, इन बीच वाली संख्याओं का डबल लिख देना है। 16 का डबल कितना होता है? 32। और 4 का डबल कितना होता है? 8। ये कहानी होगी क्लियर। अब इसको ऐड कर देना है जो का त्यों। ऐड कैसे करोगे? ऐड की करने की सुनो। ये 1 है तो यहां तो 1 ही आ जाएगा। 8 और 4 कितना होता है? 12। 12 का 2 यहां आएगा, एक कैरी ले लेते हैं, ये मैंने कैरी ले लिया। 16 और 12 32 होते हैं 48। 48 और 1 होता है 49। 49 का कितना आएगा बच्चों? 49 का कितना आएगा? 9 हासिल के कितने आए? 4। और फिर आपने 4 इसमें ऐड कर दिया तो 64 और 4 कितना होता है? 68। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 68,921। 41 का क्यूब निकाल दिया हमने। समझ में आई बात? देखो मेथड थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, आपको क्यूब याद करने की जरूरत है। आपको पेपर में फाइंड करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन क्यूब रूट आपको फाइंड करना सिखाऊंगा आज। क्यूब रूट बहुत खतरनाक तरीके से 5 सेकंड से भी पहले हल कर लेंगे, लेकिन आपको क्यूब की कहां से कहां तक आपको क्यूब याद रखने हैं वो समझिए। आपको 1 से लेकर 1 क्यूब से लेकर आपको 15 क्यूब तक कम से कम याद रखने हैं। और एक 4 इंपोर्टेंट मैं और लिख रहा हूं वो भी आपको याद रखने हैं। एक तो आपको 20 का क्यूब याद रखना है,
एक आपको 21 का क्यूब याद रखना है, एक आपको 40 का क्यूब याद रखना है और एक आपको 41 का क्यूब याद रखना है। क्योंकि बच्चों ये जो 4 क्यूब हैं ये हमें काम आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में जाकर के। वहां पर मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप जो है आपके याद है कि नहीं है, क्योंकि मैं ये मान के चलूंगा उस टाइम जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिखा रहा हूँ तब मैं मान के चलूंगा कि आपने मेरी बात क्यूब और क्यूब रूट वाली मान ली थी। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और रख रहा हूं कि किस तरीके से हमने एक क्यूब निकाला, वो समझो। फिर इस वाली बात को ध्यान रखना, ये तो याद करना है, मेमोराइज होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। कहां से कहां तक? 1 से 15 तक, 20 का क्यूब, 21 का क्यूब, 20 का क्यूब और 20 का, 21 का, 40 का और 41 का, ये 4 क्यूब आपको एक्स्ट्रा मैंने याद करने के लिए बोले। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लो, चलो मैं 21 का क्यूब भी आपको याद करा दे रहा हूं, साथ साथ में याद भी हो जाएगा। 21 का क्यूब हमें करना है। सबसे पहली बात बोली गई कि आप इन्हें दो वैल्यू में बदल लो, ए में और बी में। ये आपने ए लिख लिया और ये आपने क्या लिख लिया? बी। बी का क्यूब यानी 1 का क्यूब तो कितना हो जाएगा? 1। सबसे पहला स्टेप था ए बाई बी के रूप में लिखेंगे, लिख दिया ए बाई बी के रूप में। 1 का क्यूब होता है 1, 1 का क्यूब होता है 1। चलो इसकी सक्सेसिव मल्टीप्लाई करो 3 बार, करो सक्सेसिव मल्टीप्लाई। 1 गुना 2 2, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, लिख दिया 8। इन बीच वालों को डबल कर दो, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4। अब इन्हें ऐड कर दो, 1 4 2 8, 4 2 6, 4 2 6, 8 4 12 का 2 हासिल का 1, 8 और 1 9, ये आ गया आंसर 9261। आपने 21 का क्यूब जो है बच्चे वो फाइंड कर लिया और वो क्या निकला आपके लिए? वो निकला आपके लिए 9261। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कॉम्प्लिकेटेड है? ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है बच्चों, अगर मेरे से 57 का क्यूब पूछ ले, ये तरीका मैं क्यों कह रहा हूं आपको पेपर में नहीं लगाना। आपसे मान लो 57 का क्यूब पूछ लिया, ये ए मान लिया आपने, ये बी मान लिया। अब ध्यान से समझना, अब आपने क्या किया? बी का क्यूब कर दिया। 7 का क्यूब होता है बच्चों 343। अब आपसे बोला गया कि इसको लिख लो ए बाई बी की फॉर्म में, आपने लिख दिया ए बाई बी की फॉर्म में लिख दिया। ये रहा ए 5 और बी की वैल्यू थी 7, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7, आपने लिख दिया ए बाई बी की फॉर्म में। अब सोचो 3 बार मल्टीप्लाई करनी है सक्सेसिव, हालांकि इतनी मतलब हमेशा ही डिवाइड हो जाएगा, तो 343 की गुना करोगे 5/7 में, 7 से कट जाएगा 49 बार, यानी आप यहां पर लिखोगे 49 गुना में 5। फिर 49 गुना में 5 को फिर गुना करोगे 5/7 से, 7 7 49, ये कट जाएगा भाई 7 गुना 25, 7 गुना 25। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 7 गुना 25 गुना में 5/7, क्योंकि 3 बार लिखना होता है, 7 से 7, ये आ जाएगा 125। फिर आप इनका करोगे डबल, 25 7 175 का डबल 350 और 49 गुनी 5 का डबल यहां, और फिर आप इनको जोड़ो। देख रहे हो कितनी कैलकुलेशन बन गई है। यानी सबसे पहली बात तो मेरे से पूछा नहीं जाए, अगर पूछा जाएगा तो मैं डिजिटल जो डिजिट सम वाला कॉन्सेप्ट है उसको मैं पूरा पढ़ के चलूंगा, वहां से मैं इसका आंसर लगा दूंगा। लेकिन मैं इस क्यूब को निकाल के तो पक्का चेक नहीं करूंगा कि पेपर में क्या आ रहा है, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं होगा कि मैं 40 सवाल करने के लिए 2 मिनट इस पे खर्च करूंगा। बस मुझे आपकी कोशिश क्या करवानी है? कोशिश ये करनी है कि 1 से लेकर 15 तक के क्यूब आप याद कर लेना। क्यूब रूट वाला फंक्शन आपको तैयार हो जाएगा। क्यूब मैंने आपको निकालना सिखा दिया, अगर आपको फिर भी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन पेपर में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला। पेपर में तो आपको जो मेमोराइज रहेगा उसका इस्तेमाल रहेगा, इसलिए ये आपकी मेमोरी में ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, इसलिए मैं इसको मना कर रहा हूं। चलिए, आपको ध्यान आ गई बात की क्या याद करना है क्यूब में? क्यूब में याद करना है 1 से लेकर 15 तक के क्यूब, 20 का क्यूब, 21 का क्यूब, 40 का क्यूब, 41 का क्यूब, क्योंकि ये मेरे बहुत काम के हैं। ठीक है ना? चलिए हेडिंग डालते हैं क्यूब रूट। हेडिंग डाल लीजिएगा क्यूब रूट, और क्यूब रूट निकालना सीखते हैं, और बहुत बेहतरीन, क्योंकि क्यूब रूट निकालना आएगा बच्चों, क्यूब रूट निकालना आएगा, आपको ध्यान रखना। अगर आपने क्यूब रूट निकालना सीख लिया, आपको पेपर में बहुत यूज होगा क्यूब रूट निकालने वाला। मेंसुरेशन में तो बहुत खासकर यूज होगा क्यूब रूट निकालने के लिए, क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम की बात आएगी क्यूब की बात आ जाएगी, और क्यूब रूट लेना आपको वहां पर आना चाहिए। आप मेरे को बताओ 1 का क्यूब रूट कितना होता है? 1 का क्यूब रूट होता है 1 का क्यूब होता है 1। 2 का क्यूब होता है बच्चों 8, 3 का क्यूब होता है बच्चों 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 बोला करो मेरे साथ साथ, 8 का क्यूब 512,
9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। कहानी क्लियर। कल भी हमने एक बात पढ़ी थी बच्चों, कल हमने पढ़ा था कि जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, अगर आपको ध्यान है कल की क्लास, तो कल हमने एक बात पढ़ी थी कि हमें यूनिट डिजिट पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मेरे हिसाब से चेक करो कि यूनिट डिजिट क्या आई है। क्या 1 आपको मिला? क्या बिल्कुल मिल गया। क्या आपको 2 मिला? देखो ये रहा 2। क्या आपको 3 मिला? ये रहा 3। क्या आपको 4 मिला? मिला 4। 5 मिल गया, 6 भी मिल गया, 7 भी मिला, 8 भी मिल गया और 9 और 0 भी मिल गए। लेकिन स्क्वायर में तो आपको 4 वैल्यू नहीं मिली थी कल, अगर आपने कल की क्लास देखी है तो। ना तो कभी स्क्वायर करने पर बाद में 2 आएगा, ना कभी 3 आएगा, ना कभी 7 आएगा, ना कभी 8 आएगा, लेकिन यहां तो सारे के सारे आ गए। 0 से लेकर 0 भी मिली, 1 भी, 2 भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, मेरे को सबके सब अंक आपस में मिल गए। हर किसी मतलब आप अगर ये कहने लग जाओ, किसी नंबर को देख के आप ये कहने लग जाओ, जैसे इधर सुनो ध्यान से थोड़ा सा। अगर मैं आपसे कहूं बताओ भाई 472 किसी का स्क्वायर है क्या, तो आप देखते मना कर दोगे। क्यों मना कर दोगे? क्योंकि पीछे क्या लिखा हुआ है? 2। किसी भी संख्या के स्क्वायर के पीछे 2, 3, 7, 8 नहीं दिखना चाहिए। ये 472 है, किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता सर, आपने देखते ही बता दिया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है ये किसी का क्यूब है या नहीं, हालांकि ये किसी का क्यूब नहीं है, लेकिन आप इस पर डायरेक्ट शक नहीं कर सकते, आप इसे डायरेक्ट नहीं कह सकते कि किसी का स्क्वायर नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और देखो, मैंने लिख दिया 1728। किसी ने कहा भाई ये किसी का स्क्वायर है क्या? मैं कहूंगा किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। पूछो क्यों नहीं हो सकता? ये किसी भी इंटीजर वैल्यू का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसके पीछे 8 लिखा हुआ है। ना तो 2 आना चाहिए, ना 3, ना 7, ना 8। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किसी का क्यूब है क्या, तो पक्का ये क्यूब है। ये 12 का क्यूब होता है बच्चों, 12 का क्यूब होता है 1728। यानी क्यूब में तो ये 8 आ सकता है पीछे, लेकिन स्क्वायर में पीछे 8 नहीं आएगा। तो मान के चलो, एक एग्जांपल दे दिया, मान लो मैंने एक सवाल आया, निम्न में से कौन सी संख्या कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकती। आपसे मैंने ये सवाल दे दिए लिख के। मान लो मैंने ये सवाल आपको 4 ऑप्शन मैंने पूछा, निम्न में से कौन सी संख्या स्क्वायर नहीं हो सकती। आपने देखा पीछे 5 है तो या फिर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 1, ये 4 भी, ये भी हो सकता है, ये 8 लिखा पीछे, यही नहीं है, ऑप्शन खत्म। मेरी थोड़ी सी जानकारी मुझे आंसर की तरफ लेके चली जाएगी, बशर्ते वो मुझे कितने अच्छे से जानकारी आती है वो तय करना पड़ेगा आपको। आपने कहा भाई स्क्वायर कौन नहीं हो सकता? जिसके पीछे 2, 3, 7, 8 आएगा वो कभी भी स्क्वायर नहीं बन सकता। लेकिन जिनके पीछे 2, 3, 7, 8 नहीं आते वे स्क्वायर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है जैसे 24 किसी का स्क्वायर थोड़ा ही है, लेकिन हम इस पर डायरेक्ट शक नहीं कर सकते, है ना। हमें शक करने के लिए, हाँ, अगर 22 कह दे कि 22 बताओ किसी का स्क्वायर है क्या, हमें पक्का पता नहीं हो सकता किसी का स्क्वायर, क्योंकि पीछे कौन लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों क्यूब में तो हमने सारी की सारी वैल्यू दिखा दी। 0 भी हमारे पास है, 1 भी हमारे पास, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब हमारे पास है। तो हम किस तरीके से क्यूब रूट निकालेंगे वो समझिए आप। 0 किसके पीछे आती है जरा आप बता सकते हैं? 10 के पीछे। 1 के पीछे 1 आता है, 4 के पीछे 4 आता है, 5 के पीछे 5 आता है, 6 के पीछे 6 आता है, 9 के पीछे 9 आता है। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो मैंने फिर से वही 4 नंबर सर्कल कर दिए जो मैंने कल सर्कल किए थे। जरा आप इन पे एक बार थोड़ा सा ध्यान दो, आपको बिल्कुल अलग से सर्कल करके दिखा रहा हूं मैं कि ये 4 नंबर मैंने कल की तरह से सर्कल कर दिए हैं। कल भी मैंने इन्हीं 4 नंबर को सर्कल कर दिया था। 2, 3, 7, 8 कल इसलिए सर्कल किए गए थे क्योंकि ये किसी भी स्क्वायर के पीछे नहीं आते। लेकिन आज भी मैं इसको सर्कल कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं वो समझो। ये जो 2 है ना, 2, जब आप इसका क्यूब करते हो तो इसके क्यूब के पीछे 8 आता है।
अगर आप कभी 2 का क्यूब करते हो, देखो 2 का क्यूब में पीछे क्या मिल रहा है आपको 8, 12 का क्यूब करो 1728 में भी क्या मिलेगा 8, 22 का क्यूब करोगे उसमें भी पीछे क्या मिलेगा 8, 32 का क्यूब करोगे उसमें भी पीछे क्या मिलेगा 8। यानी जब भी कभी आप 2 का क्यूब करते हो तो पीछे वाली जो डिजिट है वो 8 आपको दिखाई देती है, और जब आप 8 का क्यूब करते हो तो आपको 2 दिखाई देता है। जब आप 8 का क्यूब करते हो तब आपको कौन दिखाई देता है 2। मतलब 2 के क्यूब के पीछे आपको दिखाई देगा बच्चों 8, और 8 के क्यूब के पीछे आपको दिखाई देगा 2। लेकिन जब आप 3 का क्यूब करते हो, जब आप 3 का क्यूब करते हैं तो आपको दिखाई देगा 7, और जब आप 7 का क्यूब करते हो तो आपको दिखाई देगा बच्चों 3। ध्यान से समझना, मतलब मैं कह सकता हूं अगर 3 का क्यूब किया जाए तो पीछे आएगा 7, और अगर 7 का क्यूब किया जाए तो पीछे आएगा 3। ये भी आपको ध्यान रखना है, बस ये 4 नंबर आपको क्यूब में ध्यान रखने हैं। क्यूब में आपको बस 4 नंबर ध्यान रखने हैं, 2 3 7 8। ये 2 3 7 8 हमने कल भी पढ़ा। कल क्यों पढ़ा? क्योंकि ये किसी के स्क्वायर के पीछे आता नहीं। आज भी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के पीछे आते हैं। अगर आप चाहो तो कल की तरह से जो है लिख सकते हो 2 3 7 8 ऐसे लिखो, एक ऑर्डर में लिख लिया मैंने बढ़ते क्रम में, और यहीं से बना दो ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे और ये इसके पीछे। गॉट इट? समझ में आ रही है बात? यानी ये क्यूब वाली कहानी आपको समझ में आ गई, तो क्यूब रूट तो चुटकियों में हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा। मान लो आपको 1728 का क्यूब रूट करना है, थोड़ी देर समझ के देखना। आपको क्यूब रूट करना है 1728 का। आपने देखा यार पीछे कौन लिखा हुआ है 8, चलो इस 8 की जगह 2 लिख देते हैं, क्योंकि क्यूब में तो 8 किसके पीछे आता है? 2 के पीछे। इसका मतलब आंसर में पीछे तो 2 आ गया। कल आपने देखा होगा, मैंने कहा था 2401 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो आप 1 की जगह लिखोगे 1 या 9, और आप यहां से पेयर हटा दोगे। आपने कल 2 डिजिट काटी थी पीछे से, आज आप 3 डिजिट काटो, क्योंकि मेरे को क्या लेना है? क्यूब रूट लेना है। तो आप क्या करोगे? ये 3 डिजिट जो है 728 ये काट दोगे, क्योंकि हमने 8 को देख के क्या लिख दिया 2। 3 अंक हमें हटाने हैं पीछे से, 3 3 के पेयर में हमें हटा देना है, हमने हटा दिया। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, और 1 तो किसका क्यूब होता है? 1 का ही होता है। आपका आंसर आ गया 12। कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं मिलेगी। आपने देखा 15,625 का आपको करना है मान लो क्यूब रूट, 15,625 का आपको क्या करना है? क्यूब रूट करना है। इस 5 के पीछे कौन आएगा? 5 आएगा। ये 3 अंक हटा दो जरा, हटा दिया। 15 बताओ किसके आसपास का क्यूब है? 15 क्यूब है 2 के आसपास का, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8। देखो इधर 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब होता है 27। ये 27 वाली वैल्यू तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए छोटा या बराबर वाला लेंगे तो 2 ले लेंगे सामने, तो आंसर आ जाएगा 25। अरे एक लाइन में खत्म है, एक लाइन में खत्म। क्यूब रूट लेना, ध्यान से सुनो एक बार और। क्या कहानी मैं यहां पे लिख रहा हूं? देखो मैंने यहां पे लिख दिया बच्चों, यहां पर 3375। आपको इसका क्यूब रूट लेना है। 5 के लिए कौन आएगा? 5 आएगा। ये 3 अंक आप हटा दो। ये बताइए ये 1 के आसपास की है कि नहीं? क्योंकि 1 का क्यूब होता है 1। इधर देखो 1 का क्यूब होता है 1, और 2 का क्यूब होता है 8। इसका मतलब ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए सामने कौन आएगा? सामने आएगा 1। तो आपने लिख दिया 15 आंसर हुआ। आप फिर से कोई स्क्वायर करना चाहते हैं तो आपने देखा 68,921 आपने लिख दिया। आपको इसका क्यूब रूट लेना है। 1 के पीछे तो कौन आएगा? 1। 1 के पीछे तो 1 आएगा, क्योंकि क्यूब रूट में तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, सबके पीछे फिक्स नंबर है। 1 के पीछे 1, 2 के पीछे 8, 3 के पीछे 7, 4 के पीछे 4, 5 के पीछे 5, 6 के पीछे 6, 7 के पीछे 3, 8 के पीछे 2, 9 के पीछे 9, 0 के पीछे 0। यहां तो सब क्लियर है। तो 1 के लिए कौन लिख दिया मैंने? 1। ये पीछे वाले 3 अंक काट दो। अब बताओ 68, 4 का क्यूब करूंगा तो 64 आएगा, और 5 का क्यूब करूंगा तो 125 आएगा। 125 बड़ा हो जाएगा, इसलिए सामने 4 आ जाएगा, तो आंसर आ गया 41। एक ही लाइन में सब क्यूब रूट खत्म हो जाएंगे आपके। मेरी बात शायद आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको पूरी मेरी बात समझ में आ रही है तो सब वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें ये जो क्यूब रूट वाला कॉन्सेप्ट है ये ढंग से समझ आया है। अगर आपको समझ आया है क्यूब रूट वाला कॉन्सेप्ट तो मैं आगे चल लेता हूं। इजाजत दे रहे हो? समझ में आ रही है बात? अगर समझ में आ रही है तो आगे चलता हूं। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बच्चों, हेडिंग डालेंगे सब लोग। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बच्चों, सब लोग हेडिंग डालेंगे बच्चे, साइक्लिसिटी।
सब लोग हेडिंग डालेंगे साइक्लिसिटी। अब ये क्या है साइक्लिसिटी भाई, इसका जरा हिंदी अर्थ समझते हैं। इसको हम कहते हैं चक्रणता। क्या कहते हैं हम इसको? चक्रणता। पावर की चक्रणता है ये घातों की चक्रणता है। आपको ध्यान दिया होगा आपने, कल से मैं आपको 4 नंबर याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, 2, 3, 7, 8। याद रखो, ये 4 नंबर की प्रॉपर्टी बिल्कुल खतरनाक वाली है। अगर आप इनकी प्रॉपर्टी याद रखोगे ना, मैथ में, नंबर सिस्टम में आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू होगा समझो। पहले इस 2 को ले लेते हैं, इसकी जरा एक बार इसकी कहानी समझते हैं, 2 की कहानी समझते हैं। ये 2 की पूरी फैमिली है। देखो 2 की पावर 1 पे ध्यान देना। 2 की पावर 1 होता है बच्चे 2, 2 की पावर 2 होता है बच्चे 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। आप जरा यूनिट डिजिट पे ध्यान दोगे? चलो एक बार और आगे कुछ लिख लेते हैं। 2 की पावर 5 होगा 32, 2 की पावर 6 होगा 64। चलो थोड़ा सा एक बार यूनिट डिजिट पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं। यूनिट डिजिट पर ध्यान देने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। यहां यूनिट डिजिट कितनी है? 2, यहां कितनी है? 4, यहां कितनी है? 8, और यहां कितनी है? 6। इसको मैं बॉक्स बना रहा हूं। यहां कितनी है यूनिट डिजिट? यहां कितनी है यूनिट डिजिट भाई? यहां है 2, यहां पे भी कितनी है? 4, फिर आगे आएगी 8, फिर आगे आएगी 6, क्योंकि आगे आएगा 128 और उससे आगे आएगा 256, आगे आएगा 128 और इससे आगे आएगा 256। मतलब 2 की पावर 7 करोगे तो 128, 2 की पावर 8 करोगे तो 256। आप जरा देखो ना, इसकी साइक्लिसिटी को देखो, इसकी पावर की, इसकी घात की साइक्लिसिटी को आप देखो। 2, फिर 4, फिर 8, फिर 6, फिर से 2, फिर से 4, फिर से 8, फिर से 6। मतलब 2 4 8 6, फिर 4 बंद, फिर 2 4 8 6, फिर से 2 4 8 6। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर में 4 पावर के बाद साइक्लिसिटी आरंभ हो जाती है, चक्रणता शुरू हो जाती है, एक पूरा चक्र शुरू हो जाता है। कितनी पावर के बाद? 4 पावर के बाद। मतलब जैसे ही आप 2 की पावर 4 करते हो तो उसके बाद यूनिट डिजिट की एक साइकिल बन जाती है और वो इसी में घूमती रहेगी। 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। समझ में आई बात? ऐसे ही 3 की फैमिली में होगा। ऐसे ही जो है 3 वाले नंबर के साथ कहानी है। 3 वाले के साथ कहानी क्या है, इधर समझो। 3 लिख रहा हूं मैं इधर। इस 3 की जरा एक बार फैमिली को देखते हैं। 3 की पावर 1 होता है बच्चे 3, 3 की पावर 2 होता है 9, 3 की पावर 3 होता है 27, 3 की पावर 4 होता है 81। क्या आपको कहानी समझ में आई? आगे अगर मैं लिखता हूं 3 की पावर 5 तो ये होता है 243। अगर मैं 3 की पावर 6 निकालने की कोशिश करूं, अगर केवल ये वाला नंबर लिख दूं तो पीछे यूनिट डिजिट आ जाएगी 9। आप थोड़ी सी कहानी समझो बस। आप तो कहानी देखो क्या लिखा है। 3 9 7 1, फिर से 3 आ गया, 3 9 आगे 7 आएगा, फिर 1 आएगा, 3 फिर से अगर आगे चलूंगा तो 3 फिर 9 फिर 7 फिर 1। यानी इसकी कहानी में भी वही चीज क्लियर है। 3 9 7 1, फिर से 3 9 7 और 1। इसका मतलब 3 9 7 1, फिर 3 9 7 1, फिर से 3 9 7 1। यानी ये कहानी तो भाई, ये कहानी तो रुकी नहीं रही। तो यानी इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी हुई? 4। इसकी भी साइक्लिसिटी बच्चों कितनी हुई? 4। तो 2 की फैमिली हो चाहे 3 की फैमिली हो, है ना, 2 का पूरे परिवार को मैंने देखा, 2 में देखा, सॉरी पूरे परिवार की बात कर रहा हूं, 2 की बात कर रहा हूं खाली। 2 की साइक्लिसिटी मैंने देखी, हर एक 4 पावर के बाद फिर से एक चक्र बन गया। ऐसे ही 3 में 3 की पावर 4 के बाद फिर से एक चक्र बन गया। ऐसे ही कौन है इसी की फैमिली में, और कौन लोग रहते हैं? इधर समझो जरा, इन्हीं के जैसे 2 नंबर और भी तो हैं, और वो नंबर कौन है? 7 और 8। तो ये 7 और 8 भी सेम कहानी दिखाएंगे आपको। तो आप देखो जरा, आपको इन्हें कैसे याद रखना है। साइक्लिसिटी में आपको मैंने 4 नंबर दिखा दिए, और वो 4 नंबर हमारे पास हैं 2 3
7 और 8। बच्चों 7 में भी बिल्कुल सेम कहानी चलेगी, चाहे आप घर पे बैठ के चेक कर लेना एक बार कि दो तीन जो 7 और 8 बचे हैं क्या उनकी कहानी भी सेम चलती है क्या। तो 2 3 7 8 ये 4 नंबर ऐसे हुए, एक 2 एक 3 एक 7 एक 8, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो चलिए कॉपी में इस बात को नोट कर लीजिए और नोट करके अगली कहानी जो मैं लिख रहा हूं, ये थोड़ा सा वीडियो पॉज करके नोट करना पड़ेगा, वीडियो पॉज कर लेना, नोट कर लेना, फिर चला लेना। चलिए अब आगे कहानी देखना। अब आपको नोट करना है, हेडिंग तो आपने डाली रखा है साइक्लिसिटी, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। साइक्लिसिटी में आपने हेडिंग डाल देना है साइक्लिसिटी, और फिर आपको लिखना है 2 3 7 एंड 8। आपने ये हेडिंग डाल दिया होगा और इस हेडिंग के सामने लिखोगे साइक्लिसिटी, में सीसी लिख रहा हूं, साइक्लिसिटी होती है इसकी 4। यहां तक की कहानी क्लियर। अगर आपको यहां तक की कहानी क्लियर हो गई, अब आप ये सोच रहे होंगे इसका यूज कहां करेंगे सर, वो सब अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। अपनी मैथ की जिम्मेदारी मेरे को सौंपी है ना, तो मेरे को ही सौंप दो। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना बस उसे समझते जाओ, लिखते जाओ। सवाल नहीं समझ में आए डाउट पूछो, डाउट नहीं फिर भी समझ में नहीं आ रहा फिर पूछो, जितनी बार हो सके उतनी बार पूछो, लेकिन पढ़ना लिखना तो पड़ेगा। अगर यूपीएसआई क्लियर करना है तो, दरोगा बनना है, सैलरी कमानी है 50-60 हजार रुपए महीना, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। क्योंकि कौन देगा पैसे 60-70 हजार रुपए भाई महीने के, कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी। आ जाओ इधर, 2 नंबर फिर से लिख रहा हूं आपके सामने में, 4 और 9। ये 2 नंबर लिख रहा हूं मैं 4 और 9, और इनकी साइक्लिसिटी में डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके सामने, हालांकि समझाऊंगा अभी कैसे आई। साइक्लिसिटी होती है इनकी बच्चों 2। इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 2। और नंबर लिख रहा हूं आपके सामने, और नंबर लिख रहा हूं 0 1 5 और 6। इनकी साइक्लिसिटी होती है, इनकी साइक्लिसिटी होती है n। इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो होती है n। मतलब ये तो रिपीट ही होते रहेंगे, चाहे तुम 1 रख लो इनकी जगह, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, ये तो रिपीट ही मारेंगे। कैसे मारेंगे ये 4, इनको समझो पहले। 0 की पावर 1 करोगे तो भी 0 आएगी, 0 की पावर 2 करोगे तो भी 0 आएगी, 10 की पावर 2 कर लोगे 100 आएगा, उसमें भी पीछे 0 आएगा। यानी 0 की तो कितनी भी पावर लगाते चले जाओ आपको पीछे 0 ही मिलेगी। ऐसे ही आपके 1 में हुआ। 1 में कहानी क्या हुई, 1 की पावर 1 करी तो भी 1 आया, 11 की पावर 2 करी 121 आया तो भी 1 आ गया, 11 की पावर 3 करी 1331 आया तो भी 1 आया, 1 की पावर 5 कर ली तो 1 आया तो भी 1 आया। यानी 1 की भी आप कितनी भी पावर कर लो पीछे आपको 1 ही मिलेगा। ऐसे ही आपने 5 की करी, 5 की पावर 1 होता है 5, 5 की पावर 2 होता है 25, उसमें भी 5, 5 की पावर 3 होता है 125, उसमें भी 5, 5 की पावर होता है 4 625, उसमें भी 5। यानी कितनी भी पावर करूंगा पीछे 5 ही मिलेगा। ऐसा ही सेम 6 के साथ भी है। 6 की पावर 1 करेंगे 6, 6 की पावर 2 करेंगे 36 में 6, 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 में 6। यानी कितनी भी पावर लगा लो पावर वही आएगी। यानी 0 1 5 6 हमें याद करने की जरूरत तो है, लेकिन हमें इतना याद करने की जरूरत है बस कि यार इसमें तो आप कितनी भी पावर लगा लो आपके आंसर सेम ही आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है जिसको देखते ही आप लगाओगे, देखते ही किसको लगाओगे, वो है 4 और 9। और लिख लो इसके सामने, यहां पर लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट। जहां पर भी कॉपी में नोट्स बना रहे हो वहां पर लिख लो मोस्ट इंपोर्टेंट है 4 और 9। किस तरीके से समझा जाएगा, चलिए एक बॉक्स बना दे रहा हूं, इसमें समझेंगे, इसमें समझेंगे। कहानी देखो, 4 की पावर अगर हम 1 करें तो 4 आएगा, 4 की पावर हम 2 करें तो 16 आएगा, 4 की पावर हम 3 करें तो 64 आएगा, 4 की पावर हम 4 करें तो 256 आएगा। जरा एक बार अपनी निगाहें दौड़ाओ और इसकी यूनिट डिजिट पे ध्यान दो। 4 6 4 6, फिर से 4, फिर से 6, फिर से 4, फिर से 6, तो 4 6 4 6 4 6 4 6 चलता जाएगा। यानी कहानी चलेगी 4 6, फिर से 4 6, फिर से 4 6, फिर से 4 6। बता सकते हो कितने नंबर के बाद साइक्लिसिटी शुरू हो गई थी, 2 के बाद शुरू हो गई थी।
हालांकि 2 में अगर आप देख पा रहे हो इधर, तो देखो यहाँ पे कितने नंबर के बाद शुरू हुई थी, 2 4 8 6, यहाँ 4 के बाद शुरू हुई थी, और यहाँ पे तो कितने बाद शुरू हो गई, 2 के बाद, 4 6 फिर से 4 6, फिर से 4 6, फिर से 4 6। क्लियर? अगर आपको ये बात क्लियर है तो आपको 9 में भी क्लियर रहेगा। बिल्कुल 9 में भी तो कहानी सेम चलेगी। 9 की पावर 1 होता है 9, 9 की पावर 2 होता है 81, 9 की पावर 3 होता है 729। फिर से अगर करोगे 9 की पावर 4 करोगे तो फिर से लास्ट में 1 आ जाएगा, तो ये बनेगा 9 1 9 1 9 1 9 1। बताओ कितने नंबर के बाद शुरू हो रही है, 9 1 9 1 9 1 9 1, 2 नंबर के बाद शुरू हो रही है। इसका मतलब 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वो होती है 2। अब मुझे इसके बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है, 4 और 9 के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और बतानी है। ये आपको नोट करना है, जहां पे आपने 4 और 9 के बारे में नोट किया है अगले पेज पर नोट कर लीजिए। 4 और 9 के बारे में एक बात आपको नोट करके लिखनी है। क्या नोट करके लिखना है जी 4 और 9 के बारे में? अगर आप 4 की घात कभी भी ओड करते हो तो आपको मिलता है 4, और अगर आप 4 की पावर इवन करते हो तो आपको मिलता है 6। और ये कहां मिलता है? यूनिट डिजिट पर मिलता है। कहीं ऐसा करने लग जाओ, कोई पावर लगा के आंसर बताने लग जाओ 6, यूनिट डिजिट पर मिलता है आपको 4 और 6। ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। ऐसे ही 9 में अगर आप 9 की पावर ओड करते हो तो आपको मिलता है 9, और अगर आप 9 की पावर इवन नंबर करते हो तो आपको मिलता है 1। क्या ये कहानी समझ में आई? मतलब अगर मैं आपको ऐसे कहूं 4 की पावर 1232 में पीछे क्या आएगा, तो मैंने पीछे देखा इवन नंबर है तो आंसर 6 आएगा पीछे, खत्म कहानी। आपसे मैंने कहा 9 की पावर 81, आपने देखा यार 81 तो ओड नंबर होता है इसलिए आंसर आएगा 9, क्योंकि ओड नंबर पर आप नोट करके ऐसा भी लिख लीजिए कि किस ओड पावर पर आंसर नहीं बदलेगा, ओड पावर पर आंसर नहीं बदलता। ओड पावर, ओड का मतलब विषम होता है भाई, हिंदी वाले बच्चे समझ लेना। ओड का मतलब होता है विषम और इवन का मतलब होता है सम। इसका मतलब सम, इसका मतलब विषम, इसका मतलब सम और इसका मतलब विषम। ये कहानी तो सबको समझ में आ रही होगी अब। तो ध्यान रखना, विषम पावर पर, ओड पावर पर आंसर कभी नहीं बदलेगा। 4 की पावर 1 करो तो 4, 4 की पावर 3 करो तो 4, 4 की पावर 5 करो तो 4, 4 की पावर 7 करो तो 4, मतलब कोई भी ओड पावर लगाओ 4 का आंसर 4 ही रहेगा। लेकिन इवन पावर में ऐसे भी लिख सकते हो नोट करके, अगर आपको याद ही करना है, 4 की पावर इवन करोगे तो वो बदल जाएगा, 4 बदल जाएगा 6 में, और 9 की पावर इवन करोगे तो 9 बदल जाएगा 1 में। मेरे हिसाब से तो आपको ये कहानी जो है बिल्कुल कंठस्थ समझ में आ गई होगी, साइक्लिसिटी वाली। अगर आपको साइक्लिसिटी वाली कहानी समझ में आ गई होगी तो बच्चों 2 कमेंट करने में आपका हार्डली टू हार्डली 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप बस कमेंट करके बता देना सर हमें दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो ढंग से समझ में आ गए। अगर आपको दोनों कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आ गए तो चलिए हम तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। क्या मैं चलूं तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ? बताइए, नोट्स बन गए? नोट्स प्रॉपर तैयार कर रहे हो? नोट्स तैयार करते रहना, 1 हफ्ते बाद जाके समझ में आएगा अरे इतना सब कुछ सीख लिया। और बच्चों थोड़ा सा टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, पढ़ाई की तरफ आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है ना। यूपीएसआई है, इतना छोटा मोटा टारगेट नहीं आप लिए बैठे हो, बहुत बढ़िया टारगेट आपने डिसाइड किया है। अगर आपको पास करना है तो मैथमेटिक्स की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, रीजनिंग की जिम्मेदारी, जीएस और हिंदी की जिम्मेदारी आप ले लो। जहां पे भी आपने या पहले पढ़ रखा है या नहीं पढ़ा है, मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 टीचर से जो है टाई अप हो जाए, तो मैं उनसे जो है कोशिश करूंगा। लेकिन आपको भी पता है कि कोई ना फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है ना। तो मेरे पास टाइम है तो मैं अभी आपको दे पा रहा हूँ। अगर बच्चे आप लोग ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो मैं गाजियाबाद में पढ़ाता हूँ, आपको सबको पता भी है बात ये कि मैं गाजियाबाद में पढ़ाता हूँ। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं, गाजियाबाद में पढ़ाता हूँ श्रेष्ठ आईएएस कोचिंग में। वहां पर भी हम यूपीएसआई का बैच स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी ऑफलाइन एग्जाम जो है, ऑफलाइन जो तैयारी है वो अभी स्टार्ट नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, शायद मिड जुलाई तक बैचेज स्टार्ट होंगे। वहां पर भी हम यूपीएसआई का बैच चलाएंगे, वहां पर ऑफलाइन तैयारी होती है।
तो वो तो बिल्कुल ही अलग कहानी, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक अंतर रहता है कि बच्चा सामने रहता है तो उसको ज्यादा गाइड कर पाते हैं। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में हम पढ़ा देंगे, अब पढ़ना और ना पढ़ना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थोड़ी सी हमारी भी रहती है। तो चलिए, मैं अभी अगला कॉन्सेप्ट की बातें तो हमारी चलती रहेंगी, पूरे बैच में हम बातें भी करते रहेंगे और कुछ शायरियां भी सुनेंगे, शायरी करता हूं मैं तो शायरी भी सुनेंगे कुछ, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई की कहानी आगे लेकर चलते हैं। स्टार्ट करता हूं बच्चे एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है यूनिट डिजिट। जिसका नाम क्या है? यूनिट डिजिट। आप सवाल देखते ही उड़ाना चालू कर दोगे ना, जब आप सवाल देखते ही उड़ाना चालू कर दोगे तब मैं जाके समझूंगा कि मेरी जो मेहनत है ना वो पूरी हो गई। यूनिट डिजिट आपने हेडिंग डाल लिया, हेडिंग है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक बोलते हैं हिंदी में। भाई हिंदी वालों को दिक्कत होगी बच्चों, वहां कभी कभी तो आएगा इकाई का अंक, कभी कभी लिखाएगा मात्रकों का अंक। अगर ये भी कभी पेपर में लिखा जाए ना मात्रकों का अंक, तो आप इस पे ज्यादा कंफ्यूज मत होना। आप ये समझना कि उसने आपसे यूनिट डिजिट पूछा है। अगर उसने पूछा अंतिम अंक तो भी आप कंफ्यूज मत होना, उसने तो आपसे क्या पूछा है? उसने आपसे यूनिट डिजिट के बारे में ही पूछा है। यानी यूनिट डिजिट को हम इकाई का अंक भी कह सकते हैं, हम मात्रकों का अंक भी कह सकते हैं, हम अंतिम अंक भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, हमने देखा अभी हमने एक साइक्लिसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा। ये साइक्लिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली में हमने बेस बनाने के लिए पढ़ा। हम यूनिट डिजिट एक्चुअली में पढ़ने वाले थे, लेकिन उससे पहले मैंने जरूरी समझा कि मैं आपको साइक्लिसिटी समझा पाऊं। हम ये कहते हैं कि घात वाले प्रश्नों में, ध्यान से समझना, घात का मतलब होता है पावर। जो पावर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, घात वाले क्वेश्चंस में, मैं मल्टी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करूंगा। घात वाले क्वेश्चंस में, पावर वाले क्वेश्चंस में, पावर यानी घात, पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है, 4 से डिवाइड किया जाता है। अब मैं यहां पर लगा दे रहा हूं क्यों। मैंने यहां पे एक क्वेश्चन उठा दिया क्यों। अब क्यों जैसे आया तो आधे बच्चे का जो यहाँ के जो फ्यूज तार है ना वो खत्म हो गए, है ना, वो फ्यूज उड़ गए उनके। क्यों? उन्हें ये तो पता है कि 4 से भाग करते हैं, जब भी हम इकाई का अंक निकालेंगे तो घात को 4 से भाग करेंगे, ये तो उनके दिमाग में है, लेकिन क्यों करेंगे ये उन्हें नहीं पता। अब क्यों करेंगे, इसी को पढ़ने के लिए, जो क्यों है इसका जवाब ढूंढने के लिए मैंने पीछे आपको 4 चीजें पढ़ाई। साइक्लिसिटी है एक जो 4 अंक है हमारे पास 2, 3, 7, 8, उनकी तो साइक्लिसिटी कितनी थी? 4। जो 4 और 9 है उनकी साइक्लिसिटी कितनी है? 2। और बाकी 0, 1, 5, 6 की साइक्लिसिटी में आप कुछ भी रख दो। आपको पता है, मान लेता हूं कि 0, 1, 5, 6 की जो साइक्लिसिटी है वो 1 है, मतलब हर पावर के बाद आपको सेम मिलता है, 1, 1, 1, 1 एंड साइक्लिसिटी 1 मान ली मैंने। क्या 1, 2 और 4 का आप एलसीएम लोगे तो 4 नहीं आएगा? देखो इधर, समझो मेरी बात, ध्यान से समझना। मान लो 0, 1, 5, 6 की इनकी साइक्लिसिटी तो मैंने मान ली है 1। 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी है वो मेरे पास है 2। और 2, 3, 7, 8 की जो साइक्लिसिटी है वो मेरे पास है 4। तो मैं ये नहीं कह सकता इन तीनों का जो एलसीएम है वो 4 है। तो मैंने अलग अलग रूल पढ़ने की बजाय मैंने क्या बना लिया? एक रूल बना लिया। और वो रूल क्या था? रूल था घात वाले क्वेश्चंस में पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है। क्यों डिवाइड किया जाता है सर? साइक्लिसिटी 4 बन जाती है सबकी। हालांकि 4 नंबरों की साइक्लिसिटी 4 होती है, लेकिन फिर भी हम सबकी 4 मान के काम कर सकते हैं, काम चला सकते हैं। इसलिए हमने रूल पढ़ रखा है कि पावर वाले क्वेश्चंस में पावर को 4 से भाग करते हैं। समझ में आ रही है बात? आगे चलते हैं। 4 से भाग किया जाता है। अच्छा, ये मैं हटा दे रहा हूं बच्चों थोड़ी देर के लिए। हमने कहा पावर वाले क्वेश्चंस में पावर को 4 से भाग किया जाता है। इस क्यों का जवाब शायद आपको मिल चुका होगा कि मैंने क्यों लिखा था। मैं इसको हटा दे रहा हूं। अब आगे लिखेंगे कि यदि, हैशटैग लगा के लिखेंगे, यदि रिमाइंडर आए। इस रिमाइंडर को तो आप जानते हैं ना बच्चों, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल।
यदि शेषफल आए तो यूनिट डिजिट की पावर आप रिमाइंडर को लगा दीजिए। यूनिट डिजिट की पावर में आप किसको लगा दोगे? रिमाइंडर को लगा दोगे। लेकिन अगर यदि रिमाइंडर न आए, रिमाइंडर क्यों नहीं आएगा भाई? शेषफल क्यों नहीं आएगा? जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी बात। तो यदि रिमाइंडर ना आए तो आप क्या करोगे? आप यूनिट डिजिट की पावर क्या लगा दोगे? 4। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपकी कॉपी में लिखे होने चाहिए दोनों की दोनों बातें। मैंने कहा घात वाले क्वेश्चंस में पावर को 4 से भाग करते हैं। अगर 4 से भाग करने पर रिमाइंडर आएगा तो आप यूनिट डिजिट की पावर 4 लगा दोगे, और अगर रिमाइंडर नहीं आएगा तो आप यूनिट डिजिट की पावर क्या लगा दोगे? 4। आपको पता है, आपको मैंने सिखाया है अभी कि 2 3 7 8 की जो साइक्लिसिटी होती है वो होती है 4। तो इन्हीं में रूल लगेगा। ये जो 2 रूल मैंने सिखाए हैं तो रूल लगेगा इनमें। तो अगर आप पीछे, अगर आपकी यूनिट डिजिट पे पीछे 2 3 7 8 लिखा हुआ है तो रूल लगाना पड़ेगा, मजबूरी बन जाएगी। रूल कौन सा? ये डिवाइड वाला। लेकिन अगर आपके पास 4 और 9 लिखा है तब आप रूल नहीं लगाओगे, आप ओड इवन रूल लगाओगे। कौन सा रूल लगाओगे? ओड इवन वाला। और अगर आप 0 1 5 6 को देखो तो यहां तो कुछ करने की जरूरत नहीं, देखते ही आंसर लगा देंगे। अच्छा जी, कैसे लगाएंगे देखते ही आंसर? सर मैंने लिख दिया भाई 416 की पावर 416 का इकाई का अंक क्या होगा? आप मुझे बता सकते हैं इकाई का अंक क्या होगा? भाई 6 की पावर कितनी भी कर लो 6 ही आएगा, खत्म कहानी। आपने कहा 415 की पावर 1235 में इकाई का अंक जो है वो क्या होगा? तो 5 ही होगा, क्योंकि पीछे 5 लिखा हुआ है। आपने कहा 411 की पावर 1123 में इकाई का अंक क्या होगा? तो मैं कहूंगा 1 होगा। फिर आपने कहा 520 की पावर 520 में इकाई का अंक क्या होगा? आप कहोगे 0 होगा। सवाल देखते ही खत्म। क्यों है देखते ही खत्म सवाल? आप मुझे बताओ क्यों है देखते ही खत्म? क्योंकि पीछे 0 1 5 6 लिखा हुआ है, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने साइक्लिसिटी पढ़ ली, मैंने 2 3 7 8 के बारे में जान लिया। अगर मैं इतनी जानकारी मेरे को है तो फिर मैं क्यों लगाऊंगा रूल तो मैं कब लगाऊंगा? रूल तो मैं अब लगाऊंगा बच्चे। चलो एक सवाल लिखते हैं। सवाल है 24 की पावर 1235 गुना में 22 की पावर 1235। रूल लगाने के लिए आ गया भाई, रूल लगाना पड़ेगा। चलो इस 4 में तो रूल लगाने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि 4 की तो पावर, इस 4 के लिए देखो यहां पे यूनिट डिजिट पे कौन है? 4, और यहां पर यूनिट डिजिट पे कौन है? 2। यानी इसके लिए तो रूल लगाना पड़ेगा ओड इवन वाला, ओड इवन रूल। और इसके लिए पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें ये वाला रूल लगेगा। यानी दोनों दो डिजिट्स लिखी हुई है मेरे पास, एक 24 एक 22, दोनों में रूल लगा के देख लेते हैं। 4 की पावर ओड लिखी हुई है, ओड लिखते ही तो आंसर 4 आएगा, यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यानी पहले का आंसर तो मैंने देखते ही लगा दिया, 4 की पावर ओड पे आंसर बदलेगा नहीं, लगा दिया 4। लेकिन जैसे ही मैंने देखा आगे लिखा है 22 की पावर 1235, यानी यहां पर तो मेरे को रूल लगाना पड़ेगा। चलिए इस 1235 को जो है 4 से डिवाइड करते हैं। 1235 को जैसे ही आप 4 से डिवाइड करोगे, शुरू के 2 नंबर तो काट दो बच्चे। क्यों काट दो? क्योंकि जब हम 4 से भाग करेंगे किसी संख्या को, लास्ट के 2 नंबर में भाग करेंगे बस। 4 8 32, 32 बचेगा कितना? 3। यानी शेष बच गया 3। कितना शेष बच गया? 3 शेष बच गया। अगर हमें 3 शेष बच गया हमारे पास तो लगा दो 2 की पावर 3। यूनिट डिजिट की पावर रिमाइंडर लगा दी मैंने। क्या करेंगे इसके बाद? यूनिट डिजिट जो भी है उसकी पावर रिमाइंडर को लगा देना। अब रिमाइंडर कितना था? 3, मैंने लगा दिया 2 की पावर 3, तो ये बना 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 चौक 32, 32 का आंसर 2। ये तो तब है जब मैं आपको सिखा रहा हूं,
आप सीख रहे हैं तब आप 2-3 मिनट में सवाल को हल कर रहे हैं। जब आपके रूल याद होगा, जब आपको साइक्लिसिटी याद हो जाएगी, जब आपके आपके नंबर्स पे कमांड बन जाएगी, जब आप डिवाइड देना ढंग से सीख जाएंगे, जब आप नंबर सिस्टम मेरे से पूरा पढ़ लेंगे, एक बार मैं पढ़ाऊंगा, एक बार आप घर पे तैयारी करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, फिर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, फिर एक मॉक टेस्ट मैं बना के दूंगा, तब आप सोचो तब कहानी क्या होगी। इतनी कहानी मैंने अभी क्यों इतनी जल्दी क्यों यूपीएससी का बैच स्टार्ट कर दिया? अभी तो वैकेंसी भी डिक्लेयर नहीं हुई या फॉर्म भी नहीं निकला, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने के बाद पढ़ने आओगे ना, तब समझ में नहीं आएंगी चीजें, और ना ही तब मैं आपको इतनी खुल के चीजें पढ़ा पाऊंगा। तब तो मैं क्रैश कोर्स लेके आऊंगा, बस वही बच्चे पढ़ पाएंगे, बस केवल और केवल वही बच्चे पढ़ पाएंगे जिनको आता होगा कुछ, बस वही बच्चे पढ़ पाएंगे। तब तो हम प्रैक्टिस बैच पढ़ रहे होंगे, लेकिन अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की बात कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट सीख लोगे ना बच्चे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। यूपीएसआई की जिम्मेदारी मेरी, 40 के 40 क्वेश्चन मैं ठीक कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। आप अपनी बाकी सब्जेक्ट की जिम्मेदारी ले लो। एक सवाल और देखो, एग्जाम्पल ध्यान से समझना। एग्जाम्पल है 1232 की पावर आपने लिख दी बच्चे 1232, इंटू में आपने लिखा 419 की पावर आपने लिख दी 1232, इंटू में आपने लिख दिया 414 की पावर भी आपने लिख दी 1232। आपने देखा है मेरे से क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है इकाई का अंक। क्या पूछा गया है? इकाई का अंक। कई बार तो मुझे ये भी क्वेश्चन उठता है, क्या बच्चों को इकाई के अंक के बारे में पता भी है क्या? कुछ बच्चे जो बिल्कुल मैथमेटिक्स जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा, बचपन से आज तक नहीं पढ़ा, उन्हें इकाई के अंक के बारे में अगर मैं जानकारी दे दूं, तो बच्चे ये 1232 है ना, इसमें ये होता है इकाई का अंक, ये होता है दहाई का अंक, ये होता है सैकड़े का अंक, और ये होता है हजार का अंक। ये आप सबको क्लियर है ना भाई? इतनी छोटी सी बात अगर आपको ये भी क्लियर नहीं है ना बच्चे, शर्माना मत ना अभी, क्योंकि आप भी उधर बैठे हो, मैं भी आपका फेस नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आपके दिल की बात मेरे दिल तक पहुंच जाएगी। अगर किसी बच्चे को ये भी समझ में नहीं आई ना बात, तो फिर मुझे दुख होगा, मुझे ये होगा कि यार मुझे शायद और नीचे लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए थी चीजें। अभी मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्या, ताकि आपको इतनी तो नंबर की नॉलेज होनी ही चाहिए थी। ठीक है ना प्यारे बच्चों? अगर नहीं आए ना नॉलेज, शर्माना मत ना, पूछ लेना आप। अब क्या कहानी है? कहानी ये है बच्चे कि मैं कह रहा हूं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा अंक में तो हमने चलो डिस्कस कर लिया। मैं कह रहा हूं इस सवाल में आपको इकाई का अंक निकालना है। पीछे यहां क्या लिखा हुआ है? 4, यहां क्या लिखा हुआ है? 9। तो 4 और 9 में तो कौन सा रूल लगेगा? ओड इवन रूल लगाएंगे, ओड इवन रूल लगाएंगे। मतलब आपने तो नंबर देख के अब ये भी डिसाइड करना चालू कर दिया रूल कौन सा लगेगा। अभी तक तो ये नहीं पता था, अभी तक तो ये सोच रहे थे पावर को 4 से भाग करेंगे। अब ये सोचना चालू करो कि नंबर देख के कैसे पता चले कि ओड इवन रूल लगेगा। तो 4 और 9, पीछे जैसे ही 4 9 दिखे, ओड इवन रूल लगाना चालू करो। 9 की पावर कैसी है? इवन। 9 की पावर इवन का आंसर होता है 1। 4 की पावर भी कैसी है? इवन नंबर, यहां आंसर होता है 6। 1 और 6 तो आंसर आ गए। अब बचा केवल ये। अब देखो इस पावर को कर दो 4 से भाग, यहां पे कर रहा हूं मैं 1232 को 4 से भाग करूंगा। शुरू के 2 तो काट दो आप, इनको तो आप भाग करोगे नहीं। 4 8 32, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब कुछ बच्चे को लगेगा 2 की पावर 0 लगा लेते हैं, ये गलत है। किसी की भी पावर कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं लगेगी। मैंने कहा था कि यदि रिमाइंडर न आए तो पावर जो है वो 4 लगाएंगे। पावर कितनी लगाएंगे? 4 लगाएंगे। तो यहां पर 2 की पावर कितने लगाएंगे? 4। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 गुना 1 गुना 6, 6 एकम 6, 6 छंग 36 का 6 आंसर लगा देंगे। क्लियर? चीजें क्लियर? देखते हैं, आंसर लगाना चालू कर दें। अब भाई एक जगह तो रूल पुट करना ही करना है, वो तो आपको पता है। 2 3 7 8 पर तो आपको रूल पुट करना ही पड़ेगा, रूल लगाना ही पड़ेगा, लेकिन बाकी जगह रूल लगाने की जरूरत मैं नहीं छोड़ूंगा। कैसे? सवाल आया सर, इधर देखो जरा। 44 की पावर 44 इंटू में 49 की पावर 44 प्लस 44 की पावर 49 इंटू में 49 की पावर 49, यह 49 है। 49 प्लस 44 की पावर 49 इंटू में 49 की पावर 44 प्लस 44 की पावर 44 इंटू में 49 की पावर 49।
इसका इकाई का अंक पूछ लिया आपसे। क्या पूछ लिया आपसे? इसका इकाई का अंक पूछ लिया। कैसे निकालोगे भाई इकाई का अंक? आपने देखा है पीछे 4 9 4 9 4 9 4 9, यानी पूरे सवाल में ओड इवन रूल से बनेगा सवाल। ओड इवन रूल, ओड इवन रूल से सवाल बन जाएगा। कैसे बनेगा फटाफट लिख देते हैं जरा। चलो लिखते हैं। 4 की पावर इवन, इवन पे तो 4 6 हो जाएगा, 9 बन जाएगा 1, 6 गुना 1, प्लस का साइन। ओड पावर पे आंसर जो का जो रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 9 ही रहेगा, प्लस 4 की पावर ओड नंबर पे आंसर 4 रहेगा, लेकिन 9 की पावर इवन है तो 1 बन जाएगा, प्लस 4 की पावर इवन पे आंसर 6 बनेगा, 9 की पावर ओड पे आंसर 9 ही बनेगा। क्या यहां तक दिक्कत है क्या किसी को? ये बना 6 जमा 9 चौक 36 का भी 6 जमा 4 एकम 4 और 6 9 का 54, 54 का भी 4, 6 4 10 और 6 4 10, 10 और 10 20 और 20 का आंसर आएगा 0। इतना बड़ा सवाल इकाई के अंक का हमने फटाफट कर दिया। कैसे करा? हमने ओड इवन रूल लगाया और हमने आंसर लगा दिया। अब आप अपना सुनिए होमवर्क। आज हमने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर करे। क्यूब के बारे में मैंने आपको बताया, आपको याद ही नहीं करना, अब सॉरी आपको पेपर में रूल ही नहीं लगाना, आपको बस याद करके काम चलाना है। दूसरा हमने पढ़ा क्यूब रूट, वहां पे ने ढंग से पढ़ा। फिर हमने पढ़ी साइक्लिसिटी, फिर हमने पढ़ा यूनिट डिजिट। अब आपका यूनिट डिजिट का सवाल पेपर में नहीं बचना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से, वो तो ध्यान से सुने। शारदा पब्लिकेशन में नंबर सिस्टम के अंदर, शारदा पब्लिकेशन में नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में, यानी संख्या पद्धति वाले टॉपिक में एक टाइप लिखी हुई है, और वो टाइप है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। सब मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, सब मेरे प्यारे बच्चे, सब लोग नंबर सिस्टम, शारदा पब्लिकेशन में नंबर सिस्टम में इकाई का अंक ज्ञात करने की जो टाइप है उसको पूरा करेंगे। और साथ साथ में एग्जाम्पल में भी अगर कहीं यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक के अगर क्वेश्चन बने हुए हैं तो आप उनको भी सोल्व करके मेरे को बताओगे कि सर हमने सोल्व कर लिए और हमें कोई डाउट है या डाउट नहीं आया। सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने बेकार पढ़ाया, आपने स्लो पढ़ाया, आपने मतलब तेज पढ़ाया। जो भी आपके कमेंट है, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका सजेशन है, वो आप हमें दोगे। और एक बात और सुन लो भाई, जिसके पास बुक नहीं है तो प्ले स्टोर, जहां से टिकटॉक डाउनलोड किया था, प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पर डालो शारदा पब्लिकेशन, इंग्लिश में डाल लेना शारदा पब्लिकेशन। वहां पर एक एप्लीकेशन आएगा, वो डाउनलोड कर लो, पूरी की पूरी बुक डाउनलोड हो जाएगी। अगर मोबाइल का इस्तेमाल करना ही है तो थोड़ा ढंग से कर लो, हालांकि थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि आगे मेडिकल भी करवाना है, आंखें खराब हो जाएंगी, सारा दिन मोबाइल में लगे रहोगे। क्लास लो, उसके बाद अगर बुक मिल रही है, अगर आपके पास आसपास कोई बुक सेंटर खुला हुआ है, उससे कहो भाई ये बुक ला दे। 300 350 रुपए की बुक है, हालांकि बहुत सारे बच्चों के पास है भी, फिर भी अगर खरीदना चाहते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं खरीदना चाहते हो तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। आप, मुझे पता है उधर बैठ के बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमारे पास बुक तो है, हम क्या करें। पढ़ना है, सीखना है, और नहीं आता कुछ। एक तो है मुझे बहुत कुछ आता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई भी बुक से काम चलेगा। मुझे नहीं आता तो भाई बिल्कुल बेस बनाता हुआ चल रहा हूं, बेस आपका मैं तैयार कर देता हूं, बाकी की चीजें आप तैयार कर लो। ये मेरी गारंटी है कि मैं कॉन्सेप्ट सहित सवाल खत्म कराऊंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।